अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे नालंदा। तो ये जिस जगह पर आप लोग आए हुए हैं इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। जब आपका नालंदा विश्वविद्यालय, ये 5th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं, तो उस समय इस जगह का नाम पावारिका मैंगो गार्डन था। आमों का बहुत बड़ा बगीचा जो पावारिका नाम से जाना जाता था, जहाँ लॉर्ड बुद्ध एक लंबा समय बिताए थे। तो अपने ठहरने रहने के दरमियान जो लोग लोकल उनकी बातों उपदेशों को सुना, उन्होंने बौद्ध धर्म माना। और उसी समय जो लैंडलॉर्ड थे, जो इस आम्रवन के मालिक थे, उपाली, उन्होंने भी बौद्ध धर्म माना और ये पूरे आम्रवन लॉर्ड बुद्ध को दान में दिए। उस समय से ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड एरिया बना। अब आप जानिए, लॉर्ड बुद्ध के मृत्यु के 1000 वर्ष बाद जब मगध के राजा, अभी आप लोग बिहार राज्य में घूम रहे हैं, लेकिन यही बिहार हमारा कभी प्राचीन मगध राज्य हुआ करता था। तो जब मगध के राजा कुमारगुप्त फर्स्ट हुए, उन्होंने इसकी स्थापना 427 AD में किया था, यानी 1600-1700 वर्ष पहले ये बना था। उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्शन कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, तीसरा देवपाल। ये 3 राजा का नाम आपने पढ़ा होगा। कुमारगुप्त यहाँ का राजा मगध का, हर्षवर्धन कन्नौज यानी यूपी का, उत्तर प्रदेश, और देवपाल ये बंगाल के राजा। 3 राजाओं द्वारा बनाए जाने के कारण इसका ऊंचाई हो गया 45 फीट, मतलब प्रत्येक कंस्ट्रक्शन का हाइट 15 फीट, तीनों मिलाकर 45। लेकिन 1200 ईस्वी में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी इसको पूरी तरह से नष्ट किया, आग लगाई। कहा जाता है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 3 वर्ल्ड फेमस लाइब्रेरी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजन। रत्न सागर नाम का जो लाइब्रेरी था वो 9 मंजिला इमारत, कोई 5 मंजिले, कोई 7 मंजिले, माने मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग लाइब्रेरी था। वहाँ किताबों की संख्या क्या था? लगभग 90 लाख 9 मिलियन बुक्स वाज देयर, यानी 90 लाख किताबें। और वो सारी किताबें ही लिखी गई थी, कहीं से परचेज नहीं किया गया। जब आग लगी, नालंदा विश्वविद्यालय कंटिन्यू 6 महीना जलता रहा। उसके बाद सारे के सारे मिट्टी का टीला बन गया। विश्वविद्यालय कहाँ गया किसी को पता नहीं। इसकी खुदाई 19वीं सदी में एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट जिसका नाम था लॉर्ड केनिंघम, उसी के डायरेक्शन में इसकी खुदाई 1915 to 37 हुआ। उसके बाद ये हमारे सामने आया। आप सब ने हुएनसांग के बारे में सुना है? हुएनसांग जो चीन से आया था पढ़ने के लिए यहाँ, तो अपने रहने पढ़ने के दरमियान जो चीज़ें देखी उसको अपने डायरी पे लिखा, और वो डायरी हमारा इतिहास है। उसने लिखा क्या कि उस समय विश्वविद्यालय का एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी यहाँ 10,000, 1500 टीचर। लेकिन अभी जो खुदाई है मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर, माने 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। अभी 9 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा बाकी है, जिसपे कई गांव बसे हैं। कृषि कार्य हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया है खुदाई का। आप जो देखिएगा ये 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की खुदाई है। ओरिजिनल गेट का एविडेंस नहीं मिला, क्योंकि पूरी खुदाई हुआ नहीं, इसलिए ओरिजिनल गेट कहाँ है किसी को पता नहीं। लेकिन इतिहास कहता है कि उस समय ये विश्वविद्यालय के चारों दिशाओं में एक गेट, यानी 4 गेट, और प्रत्येक गेट पर एक एक द्वार पंडित होते थे। जैसे आज सिक्योरिटी गार्ड होता, तो वो सिक्योरिटी गार्ड इतने स्कॉलर विद्वान होते थे कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए आए उनका एंट्रेंस टेस्ट गेट पर वही लेते थे। 10 क्वेश्चन पूछा, 3 का जो जवाब दिया उसी का एडमिशन हुआ, नहीं था एंट्री नहीं होती। तो वैसे स्टूडेंट में हुएनसांग जो चीन से पढ़ने के लिए आया 2 बार फेल किया, इन 3rd टाइम है सिलेक्टेड। तो इतिहास आपको भी कहता है कि एंट्रेंस टेस्ट का आरंभिक दौर जो सबसे पहले पूरी दुनिया में शुरू हुआ वो है ये नालंदा, जिसका फॉलोअर है सारी दुनिया। एक बात और, इस्टेब्लिशमेंट का आधार पर दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी जो भारत में सेटअप हुआ उसका नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। जब भारत बटा वो चला गया पाकिस्तान में, ये दूसरा। तीसरा हो गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। लेकिन एरिया और रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की जब बात आएगी तो दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा ये नालंदा। यहाँ का कॉमन लैंग्वेज संस्कृत। पढ़ने वाले बच्चों को आप लोग बताइएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का कॉमन लैंग्वेज संस्कृत। ऐसे बौद्ध धर्म वालों का मेन लैंग्वेज होता है क्या? पाली। लेकिन बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कई भागों में बट गया, जैसे हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान, अलग अलग सेक्ट हो गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय सेंटर बना महायान वालों का,
इसलिए यहाँ का मेन लैंग्वेज हो गया संस्कृत। जबकि विक्रमशिला जो भागलपुर था वहाँ के लोग हीनयान वाले थे, इसलिए वहाँ का मेन लैंग्वेज हो गया पाली। एक अंतर ये भी और जान लीजिए, हीनयान वाले मूर्ति पूजक नहीं होते हैं, न तो बुद्ध की प्रतिमा बनाएंगे और न उनकी पूजा करेंगे। लेकिन महायान वाले मूर्ति पूजक हो गए। यहाँ मूर्ति कला एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती थी और धीरे धीरे उन्होंने मूर्ति की पूजा आरंभ कर दी। तो ये है यहाँ का मेन और मैंने इंट्रोडक्शन। इससे पहले एक बात और आप लोग जानिए, विश्वविद्यालय के पहले जो नालंदा शब्द जोड़ा गया है, तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए कि नालंदा का अर्थ क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहा गया कि नालंदा दो शब्दों के मेल से बना। जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो एक नालम और दूसरा दा बनेगा। ये दोनों संस्कृत शब्द है। नालम का अर्थ होता है कमल का फूल और इसकी तुलना ज्ञान से किया गया। दा का अर्थ होता है देना, मतलब जहाँ ज्ञान कभी दान में दिया गया उसको नालंदा कहा। इसी कारण विश्वविद्यालय के पहले नालंदा शब्द जोड़ा गया। एक बात और, नालंदा का एक डिफिनेशन और आप लोग जानिए, न अलम ददाती ती नालंदा। अगर लिखना है तो लिख लो, न अलम ददाती ती नालंदा, अर्थात अनंत दान देने के बावजूद जो कभी खत्म ना हो उसको नालंदा कहते हैं। तो आप लोगों के नज़र में कोई ऐसी वस्तु है जिसको प्रत्येक दिन आप दान करें और वो कभी खत्म ना हो? वो कौन सी वस्तु है? ज्ञान है ना? सही है। अब हम लोग चलेंगे और देखेंगे इसका कंसेप्ट। चला जाए। धन्यवाद। इसकी खुदाई 1974 टू 82 में हुआ था, उसको श्राइन बोला गया है। यहाँ पे आने दिए सबको, हम लोग रुकते हैं। ये दीवार देख रहे हैं, हाँ। ये 1915 के खुदाई के बाद का हिस्सा है, यानी 1915 से पहले ये सारा मिट्टी से ढका हुआ था। ये मिट्टी का पहाड़ था जो खुदाई करके निकाला। तो ये सारे ईंटें 1400 वर्ष पुराने हैं, 1400 ईयर्स ओल्ड भी। ईंटें की जुड़ाई के लिए उस समय सीमेंट नहीं होता था, मटेरियल के लिए मटेरियल के रूप में खड़िया मिट्टी, सुर्खी, बेल का हिस्सा, उड़द दाल, गुड़, ये सारी चीजें मिलाई जाती थी जो सीमेंट से ज्यादा टिकाऊ होता था। और जहाँ कहीं सीमेंटेड, आपके पैर के नीचे देखने को मिलेगा सीमेंटेड स्लैब, जो आर्कोलॉजी का नया सपोर्ट है। अब ये देखिए, इसी के बारे में मैंने बोला था कि ये ओरिजिनल गेट नहीं है, खुदाई में कनेक्टेड दीवार, इसकी कटाई करके रास्ता निकाला और दीवार की मोटाई लगभग 9 फीट है। अब आप चल रहे हैं अंदर देखने के लिए कंस्ट्रक्शन, अब मैं आपको बतलाऊंगा। और एक बताओ, जो स्टूडेंट उस समय दरवाजे से प्रवेश करते थे तो बुद्ध के माने कि उनके आस्था में, उनके प्रेम में जो है उनकी बातों को, उनका अभिवादन करते हुए प्रवेश करते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि। आप लोगों को भी उनके प्रति आस्था, विश्वास है, श्रद्धा है, तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप लोग प्रवेश करें। अब ये जानिए, जब आर्कोलॉजी विश्वविद्यालय की खुदाई करवा ली और जो रिमेन्स मिला, जो खुदाई में सामग्री मिली, उसके आधार पर आर्कोलॉजी विश्वविद्यालय को 2 भाग में बांट दिया। एक भाग को मोनास्ट्री कहा, दूसरे भाग को चैत्य कहा। मोनास्ट्री का मतलब होता है जहाँ विद्यार्थी रहते पढ़ते थे, तो हम लोग मोनास्ट्री में हैं। इस तरह से एक मोनास्ट्री में ऐसे छोटे छोटे 30 कमरे, चारों तरफ एक रूम है। एक गड्ढा का मतलब एक रूम, और एक रूम में एक ही विद्यार्थी। अगर 10,000 स्टूडेंट तो ऐसे ऐसे 10,000 कमरे और 1500 टीचर के लिए। लेकिन खुदाई 10% है, इसलिए 11 मोनास्ट्री और 6 चैत्य मिला है। इतिहास कहता है कि विश्वविद्यालय को 3 राजाओं ने बनाया। आर्कोलॉजी प्रूफ कर रहा है। वो जो गड्ढा देख रहे हैं, गहराई का मतलब हो गया पहला राजा,
कुमारगुप्त, उसका हाइट था 15 फीट, आर्कोलॉजी 5 फीट दिखा रहा है, यानी ग्राउंड लेवल वहां से 10 फीट और नीचे। हम लोग हर्षवर्धन में चल रहे हैं। दूसरा, हर्षवर्धन पहले वाले को ढक दिया, कंप्लीट कवर्ड यूजलेस, और यहाँ से 15 फीट ऊंचाई बढ़ा दी, अब इसको ढक दिया। तीसरा, देवपाल, और वो जो दीवार का टॉप देख रहे हैं वहां से एक और चलेगा 15। जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ, ऊपर का हिस्सा था, इसलिए वो पूरी तरह से डैमेज है। बात समझ में आ रही है जी। अब देखिए, रूम के आगे बरांडा, बरांडा से आगे का एरिया आंगन। आप लोग आंगन समझते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो मोनास्टिक का आंगन ही क्लासरूम होता था। तो ये रहने का रेसिडेंस और पढ़ाई करने के लिए लोग कहाँ बैठेंगे? आंगन। अब आप चल रहे हैं, देखिए एक तरह से जान लीजिए कि हम लोग पहले वाले के छत पे हैं। ये पहले वाले का छत, जिसको दूसरे ने ग्राउंड लेवल बना लिया, उसी तरह से तीसरे वाले ने दूसरे के छत को, यानी प्रत्येक प्रीवियस कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से कवर्ड यूजलेस। अब आप चलेंगे, देखेंगे इसका दूसरा एरिया चैत्य एरिया, मंदिरों का हिस्सा। और आप लोग अभी बिहार के दूसरे वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे घूम रहे हैं। 15 जुलाई 2016 को इसको डिक्लेयर किया है। दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज, पहला हो गया बोधि टेम्पल इन बोध गया, और वर्ल्ड वाइड इसका जो पोजीशन है विश्व स्तर पर 133वां स्थान इसका आता है। हम लोग सबको आ जाने दीजिए। ले लीजिएगा, आपके पास टाइम काफी है। ठीक है। अब ये जानिए, जब 1 स्क्वायर किलोमीटर की खुदाई आर्कोलॉजी ने पूरी कर ली, और जो कंस्ट्रक्शन मिला, जो अभी कंस्ट्रक्शन मिला है, उसी का फिगर आर्कोलॉजी आपको इस प्लान के माध्यम से दिखला समझा रहा है। जैसे ये हमारा एंट्रेंस है, प्रवेश, जहाँ से आप आ रहे हैं, और यहीं से हम लोग वापस भी जाएंगे। आने जाने का रास्ता यही है। अभी हम लोग रास्ते के इस पॉइंट पे खड़े हैं, यानी ये रास्ता जहाँ पे आप लोग खड़े हैं, तो वो डिवाइडर है 2 कंस्ट्रक्शन के बीच, यानी रास्ते किधर सारा एरिया मोनास्ट्री, जहाँ वो रहते पढ़ते हैं। अब देखिए, प्रत्येक मोनास्ट्री के चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, एक एक रूम, एक एक विद्यार्थी, ये रूम है सारा। रूम के आगे ये बरांडा, इसके आगे आंगन सारा, जहाँ उनकी पढ़ाई हो रही है। तो जो लोग यहाँ रहेंगे वही इस आंगन में पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि ये मोनास्ट्री यहाँ वाले यहाँ, ऐसा नहीं, सभी सेपरेट है एक दूसरे से। रास्ते किधर सारा एरिया, मतलब ये पूरा मंदिरों का हिस्सा। मंदिर को आप लोग क्या बोलते हैं? गुम्बा। तो ये सारा गुम्बा हो गया। वो जो ऊंचे ऊंचे टीले देख रहे हैं, सभी गुम्बा थे, बड़े बड़े, विशाल विशाल। लेकिन आज टीला, मिट्टी और ईंटे के सिवा वहाँ कुछ नहीं। विश्वविद्यालय का सबसे मेन पार्ट हमारा वो ये है। जब भी बिहार टूरिज्म का साइट अपना इंडियन हिस्ट्री जो छोटे छोटे बच्चों का आता है हिस्ट्री का बुक, उस पर इसी का फिगर मिलेगा, जो 2500 वर्ष पुराना, विश्वविद्यालय बनने से 1000 वर्ष पहले बन चुका था। इसका नाम आपने सुना होगा, सारिपुत्र। सारिपुत्र जो लॉर्ड बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य, उनका जन्म और मृत्यु यहीं हुई थी। तो ये सारिपुत्र स्तूप नाम से जाना जाता है। आज बौद्ध वालों के लिए सबसे पवित्र जगह, वो आएंगे, इसी जगह बैठेंगे, प्रेयर करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो मैं पहले आपको एक मोनास्ट्री दिखलाऊंगा जहाँ विद्यार्थी रहते पढ़ते थे। चलिए आगे। खुदाई इसकी हुई थी। हम सारे मोनास्ट्री अंदर आ गए हैं। ये मोनास्ट्री के बरांडा से निकल रहे हैं। ये बरांडा हो गया, चारों तरफ एक कमरे बने हैं, एक एक रूम में एक विद्यार्थियों को रहने के लिए। आगे बढ़िए। एक रूम एक विद्यार्थी। रूम के बारे में हुएंसा ने लिखा था क्या कि उस समय रूम का जो टेम्परेचर होता था बिल्कुल मॉडरेट, मतलब नेचुरल रहता था। गर्मी में ना ज़्यादा गर्मी, ठंडे में ना ज़्यादा ठंडा। दीवार की मोटाई का, प्रत्येक दीवार की मोटाई 6 फीट चारों तरफ से। और सभी दरवाजे पे लकड़ी का गेट, ये मोटे मोटे किवाड़ होते थे। लॉक करने के लिए कुंडी, ये जो होल बना है ना, कुंडी, दरवाजा बंद करने के लिए। और इधर दीवार पे आले बना हुआ है। आला आपने देखा होगा, छोटे छोटे आले। तो उस पे वो लोग मसाल रखते थे लाइट के लिए, रात में लाइट वो लोग मसाल से किया। ये ड्रेनेज सिस्टम हर्षवर्धन के पीरियड का, सीमेंटिंग नया है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में लिखता है इतिहास कि जिस तरह से सिंधु घाटी, इंडस वैली आपने सभी पढ़ा होगा, लिखता है कि जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम काफी डेवलप था, उसी तरह से नालंदा का ड्रेनेज अपने आप में काफी यूनिक। बारिश कितना भी होगा, पानी का स्टोरेज कहीं नहीं, इसका फ्लो आउट ऑफ बाउंड्री काफी तेजी से। अब आप चलेंगे, देखेंगे इनका क्लासरूम जहाँ इनकी पढ़ाई होती थी।
आइए शॉर्टकट ये रूम जो है होएनसांग का रूम है, जी। जो चीन से आता है, उसी का ये रूम रहने सोने के लिए। और इस रूम में तो जो बातें आज मैं आपको बतला रहा हूँ, ये होएनसांग के डायरी पे आधारित है कि कौन सी चीज क्या होता था, ये किस लिए इम्पोर्टेंस था। तो वो सारी बातें उसने एग्जैक्टली लिखा है, और जैसा उसने लिखा खुदाई में वैसा पाया, इसलिए गवर्नमेंट उसको ऑथेंटिक मानती है। तो उसने लिखा कि जिस कमरे में मैं रहता था उसके जस्ट बगल में एक मंदिर था गुरु पद्म संभवा का, तो वो मंदिर भी मिला। उसके आधार पर इस रूम को होएनसांग का रूम घोषित किया। अब ये स्पेशल रूम इसलिए माना गया है कि ये हो गया स्लीपिंग रूम होएनसांग का। इस रूम में एक अंदर छोटा सा रूम बना हुआ है, तो एक आदमी अंदर बैठकर प्रेयर और मेडिटेशन बिल्कुल पीसफुली कर सकता है। इसके सामने हो गई बुद्ध की मूर्ति, वो छोटे आले पे बुद्ध की मूर्ति, और अंदर में बैठकर वो मेडिटेशन किया और प्रेयर किया। उसके पहले नहीं। 5th सेंचुरी से ईंट का थोड़ा आगे चलो, तो अंदर चलो। उसको आप टच भी कर सकते हैं। क्या है? 5 उंगली का वो है, सबसे नहीं हाथ का। गुरु रिम्पोछे के हाथ का 5 उंगलियों के निशान। जो रूम आपने देखा 32 कमरे, यानी 32 विद्यार्थी जो रहते थे वो सारे के सारे यहाँ पर आकर बैठेंगे। और ये लेक्चर प्लेटफॉर्म है जहाँ से टीचर पढ़ाते थे, सारा टूटा पत्थर पिलर, यानी इसके ऊपर छत हो गया। और ये जो ऊंचा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये बुद्ध की मूर्ति का प्लेटफॉर्म। अलग अलग राजाओं ने अपना अपना कंस्ट्रक्शन ऊंचा करते चला गया, तो ये प्लेटफॉर्म ऊंचा हो गया। लेकिन पीरियड वाइज बिल्डिंग आर्कोलॉजी आपको दिखाना चाह रहा है, इसलिए हम लोग डॉन में यानी कुमार गुप्त के पीरियड में, और ये जिस रूप में मिला आर्कोलॉजी उसी को दिखला रहा है। एक बर्नर का एविडेंस, उसके बाद ग्रेनरी हॉल, और एक डेवलप्ड टेम्पल को देखते हुए हम लोग यहाँ से चलेंगे। आइए। These are the signs of the pillars. This is the lecture. आते थे पढ़ने के लिए यहाँ, चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, भूटान, सारे देश से। आज खंडहर है, वीरान है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं। तो आज जो बौद्धिस्ट हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण से आते हैं, अपने धर्म के लोग को लेकर, लेकिन बहुत सारे यूरोपियन कंट्री यहाँ आता है एजुकेशनली, और बहुत सारे इंटरटेनमेंट के नाम पर भी आता है, जिसको इतिहास से मतलब नहीं है, आया घूमा चला गया। तो ये जानिए, आपका ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी था, एक हायर एजुकेशनल सेंटर के साथ साथ एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर, उसका एविडेंस आपको यहाँ से मिलेगा। ये बर्नर, किचन बर्नर, खाना बनाने के समय उस पर खाना बनाया गया, और पढ़ाई के दरमियान इसका यूज वो लोग लेबोरेटरी के रूप में करते थे, यानी मेटल को मेल्ट करना, केमिकल रिएक्शन, मेडिसिन बनाना। तो इसे देखकर स्पष्ट होता है कि आपका नालंदा विश्वविद्यालय एक रिसर्च प्लेटफॉर्म था, जैसे आज जाते हैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। दूसरी बातें, जैसे ही ऊंचाई बढ़ गई, ये जो ऊंचा वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, अभी हम लोग कुमार गुप्त के पीरियड में, पहला राजा, जैसे ही ऊंचाई बढ़ गई वो हो गया दूसरा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन अपने पीरियड में 2 रूम बनाया, इसको बोलते हैं ग्रेनरी हॉल, स्टोर रूम। वहाँ चावल रखे जाते थे। जब बख्तियार खिलजी आग लगाई, रखा हुआ चावल जला, खुदाई में मिले, और वो म्यूजियम रखी है। जब आप लोग म्यूजियम जाएंगे तो यहाँ का जला हुआ चावल म्यूजियम रखी है, लेकिन म्यूजियम फिलहाल आप इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि वहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा है फिलहाल।
इसलिए लंबे समय से, और हमको लगता है कुछ लंबे समय तक बंद भी रहेगा। अब आप लोग चलेंगे, देखेंगे एक मंदिर बुद्ध का। तुम देख रहे हैं ना, अपने ज़माने का कह सकते हैं कि काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का मंदिर। इसकी विशेषता ये है, दरवाजे के बाहर ये जो स्टोन प्लेट रखा है, ये पत्थर जो देख रहे हैं माइका बोलते हैं, अभ्रक। अभ्रक तो आप सबने देखा है। तो ये अभ्रक का पत्थर जिसके ऊपर मोटा लेयर ग्लास जैसा अभ्रक होता था, जब सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की रोशनी माइका पे आया और लाइट का रिफ्लेक्शन पूरे एरिया में फैला और मूर्ति पर गई, तो उसका नेचुरल ब्यूटी, उसकी सुंदरता काफ़ी बढ़ जाती है। मोबाइल में टॉर्च है ना, इसको जलाइए। फिर टैलेंटेड थे जिन्होंने नेचुरल लाइट की व्यवस्था इस रूप में किया था। दूसरी बात है, वो कॉर्नर में कुआं है पानी के लिए। सारे मोनास्ट्री के अभी जो 11 मिला है, तो सारे मोनास्ट्री में एक फैसिलिटी, यानी हम कह सकते हैं कि जो लोग जहाँ रहते थे उनकी सारी व्यवस्था उनके अपने एरिया में, किसी दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं। इतनी बड़ी संख्या है, गैदरिंग है, लेकिन भीड़ कहीं नहीं होता था, सारे के सारे अरेंज होते थे। अब हम लोग चलेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के जो मेन पार्ट है उसको देखेंगे। आइए, उसका एडमिशन हो गया तो उन लोगों का रहना सहना खाना पीना सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। और ये व्यवस्था कहाँ से पूरी होती थी, तो जो राजा होते थे अपने जमींदारी के लगभग 200 गांव का रेवेन्यू नहीं लेकर डोनेट कर देते थे विश्वविद्यालय को, उसी से सारी व्यवस्था विश्वविद्यालय का हुआ करता था। एक समय था कि आपसे मैंने कि 3rd सेंचुरी BC में, उस समय बिहार में जबरदस्त भूकंप, ये क्या बोलते हैं, सुखाड़ पड़ गया एवरीवेयर, ड्राई एंड ड्राई। मैंने खाना तो खाना, पानी तक किसी को दुर्लभ हो गया, मुश्किल हो गया था। इतनी बड़ी संख्या है तो दिक्कत हो गई खाने पीने की। तो वैसी स्थिति में चंद्रकीर्ति काफ़ी टैलेंटेड और क्वालिटी वाले विद्वान व्यक्ति, उन्होंने दीवार पर एक गाय की चित्र बनाई और वो गाय दूध देती है और वही दूध ही यहाँ के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसको आज बख्तियार खिलजी पूरी तरह से बैडली डैमेज किया है। उसका एविडेंस आप यहाँ से देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, ये गाय का शेप चला, इसका जो कंप्लीट शेप है यहाँ से देखिए, ये लाइन, तो ये ऊपर तक लाइन जाएगा, वहाँ से ये हेड का पोर्शन है गाय के। यहाँ देखिएगा बैक लेग, ये गाय के पैर, पिछला पैर, पीछे का पैर। दूसरा ये हो गया मैमेल। तो इस तरह से चार थे, लेकिन सबको बख्तियार खिलजी एकदम स्क्रैच किया है, नष्ट किया है, डैमेज किया है। तो यही वो चित्र है। विश्वविद्यालय का जो मेन कंस्ट्रक्शन है उसको आप लोग देखिएगा। चलिए, लॉर्ड बुद्ध के 2 शिष्य का नाम सुना होगा जो नालंदा से थे। एक शिष्य का नाम सारिपुत्र, दूसरे का नाम महामोदगलाना। तो सारिपुत्र का जन्म और मृत्यु यहीं हुई आज से 2500 वर्ष पहले। और जो दूसरे शिष्य थे महामोदगलान, इनका जन्म होता है यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे गांव में, लेकिन मृत्यु होती है उनकी मध्य प्रदेश के सांची में। जो सांची का स्तूप बना वो मोगलाइन के स्तूप है। तो वो बुद्ध के लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड कहलाते हैं। तो सारिपुत्र के मृत्यु के पश्चात जब उनका अग्नि संस्कार बौद्धिक परंपरा से हुआ और जो राख बचा उस अस्थि को इस कंस्ट्रक्शन के बीच में रख के इसके ऊपर मिट्टी का स्तूप बना दिया बुद्ध के जीवन काल में। 3rd सेंचुरी BC में आपने पढ़ा होगा मगध के राजा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का नाम तो सब जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन की एक अंतिम लड़ाई लड़ी जिसका नाम था कलिंगा वार, कलिंग की लड़ाई। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म मान लिया। बौद्ध धर्म मानने के बाद सबसे पहली पूजा की। तो इतिहास कहता है सम्राट अशोक पहला राजा हुए जिन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना किया। तो बिफोर क्राइस्ट नालंदा का पहचान बिहार है, और बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है पाली भाषा में बौद्ध वालों के निवास स्थान, यानी बौद्ध वालों के घर को बिहार कहते हैं। लेकिन जब ये विश्वविद्यालय का रूप लिया 5वीं सदी में, तो ईंटे से बनाने वाला पहला राजा हो गया कुमारगुप्त। ईंटे से बनने के कारण जब इसके आकार और ऊंचाई बढ़ गई तो सीढ़ी बना दिया। आप देख रहे हैं नीचे का पहला सीढ़ी, नीचे का पहला हो गया कुमारगुप्त का, दूसरा हर्षवर्धन, और वो तीसरा देवपाल। 3 राजाओं का 3 सीढ़ी, जैसे मैंने बिल्डिंग बतलाया था, एक ऊपर दूसरा तीसरा। लेकिन इतिहास कहता है कि इस स्तूप का कंस्ट्रक्शन 7 टाइम्स 7 राजाओं ने किया। तो जो 4 कंस्ट्रक्शन BC का मतलब मिट्टी के, वो इसके अंदर दबा पड़ा। ये पूरी तरह से सॉलिड है, कहीं पे होल और गैप नहीं। लेकिन आज बौद्ध वालों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे होलियस्ट,
वो आएंगे, इसी जगह बैठेंगे, प्रेयर करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। इसके अलावा वो जो राउंड दिख रहा है, जो बीच में ऐसे आले बने हैं, ये गोल है ना बना, गोल पे ऐसे राउंड आले बने, हाँ, तो वैसे राउंड को आप बोलिएगा भोटी वस्तु। भोटी का मतलब होता है मनौती वस्तु, जिनकी मन्नतें इच्छाएं पूरी हो गई। इसके अलावा वो जो काला वाला राउंड है ना, बड़ा वाला गोल बना, वो बड़े गोलंबर, तो उस पर बुद्ध की मूर्ति होती थी। उसके बगल में स्क्वायर बना है, चौकोर, जिस पर विद्यार्थी बैठकर पूजा किया, ध्यान लगाया। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे राउंड बने हैं बड़े राउंड के पीछे, जैसे ये वाला राउंड देखिएगा इधर, ये छोटे वाले राउंड, तो ऐसे राउंड को बोलते हैं मेमोरियल। मेमोरियल का मतलब हो गया जिन विद्यार्थियों का निधन पढ़ाई के दरमियान हो गई, क्योंकि उस समय पढ़ने के लिए काफ़ी दूर दराज से चीन जापान जैसे देशों से पैदल आते थे। कम्युनिकेशन इंडिया में नहीं था कि मृत्यु के बाद उनका डेड बॉडी आसानी से अपना देश भेज दिया जाए। वैसे स्थिति में उनका अग्नि संस्कार किया और उन्हीं के अस्थि को रखकर छोटे छोटे राउंड बना दिया, जो मेमोरियल कहलाया। तो वो देखिएगा आप दो सेट में, कुछ बड़े आकार में, कुछ छोटे। बड़े का मतलब सीनियर, छोटे का मतलब जूनियर। तो जो बातें आज मैं आपको बतला रहा हूँ, ये ह्वेनसांग के डायरी पे आधारित। अगर वो डायरी नहीं होती तो हम आप यहाँ का कोई कंस्ट्रक्शन एविडेंस नहीं जान पाते। एक ज़माना था, अलाउड था, लोग ऊपर नीचे आते जाते थे। जब अलाउड था तो आर्कोलॉजी आपको ये भी बतलाना चाह रहा है कि अपने ज़माने की एक फेमिलियर फिल्म थी, अगर आप वो मूवी देखे होंगे तो आपने इसको देखा होगा, जॉनी मेरा नाम करके। जॉनी मेरा नाम मूवी देखे हैं तो, और नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा। देवानंद हेमवालनी का, देवानंद वो इनसे गाना गाते उतर रहा है, समझ गया मैं तेरा बहाना, और उधर से हेमवालनी उतर रही है। लेकिन अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, डैमेज हो रहा है, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर दिया। अभी आप मंदिरों के हिस्से में बैठे हुए हैं। उस ज़माने में यहाँ 5000 मंदिर था। इसका पहचान मंदिरों के शहर के नाम से, लेकिन खुदाई में सारा डैमेज मिला। जो रिमेंस मिले वो सारे म्यूजियम में रखे हुए हैं, लेकिन म्यूजियम फिलहाल, जब नेक्स्ट टाइम कभी आप आइएगा तब आप म्यूजियम देखिएगा, क्योंकि म्यूजियम फिलहाल बंद है। ये प्रत्येक बड़े बड़े राउंड बुद्ध की मूर्ति हो गई, ओवर रेक्टेंगुलर सीनियर स्टूडेंट, ओवर स्क्वायर जूनियर बैठकर प्रेयर किया, मेडिटेशन किया, और बाकी जो छोटे छोटे राउंड बने हैं वो सारा मेमोरियल हो गया। ये है सर यहाँ का मेन और बेसिक इन्फॉर्मेशन। अंदर तो आप लोग जा नहीं सकते हैं, लेकिन इस जगह बुद्ध की लाइब्रेरी मिला ही नहीं, क्योंकि 10% की खुदाई में लाइब्रेरी नहीं मिला है। अभी आपका 90% बाकी है, तो बचे हुए एरिया में वो कहाँ दबा पड़ा है कहना मुश्किल। हाँ, खुदाई भी फिलहाल संभव नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। लॉर्ड बुद्ध की मूर्ति है, सारिपुत्र, महामोदगलायन, आनंद, महाकश्यपा, इनको आप दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसको आप लोग हैंडल करेंगे। हमारी सेवा तो यहीं तक, एक्सक्यूज मी सर, हमारी सेवा यहीं तक रहेगी। और जो धम्म में दान करेंगे वो भी, उनको भी धम्म में दान, हम लोग जो गाइड होते हैं, मतलब कि सिर्फ लाइसेंस मिलता है, ऐसा नहीं कि सैलरी, तो जो धम्म में दान करेंगे वही हमारा पारिश्रमिक होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। बख्तियार खिलजी बैडली डैमेज किया है, नष्ट किया है, तो ये सभी खुदाई में ओरिजिनल मिला। कौन कौन सा बताया सर आपने? ये लॉर्ड बुद्ध, हाँ जी, सारिपुत्र, हाँ जी, इधर महामोदगला, थैंक यू सर। मैंने सबको बख्तियार खिलजी, लेकिन करार है, पूरी मजबूती के साथ आज भी उपलब्ध है।